अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है तो आप प्लीज करें। अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो असाइनमेंट मैंने दी थी, क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है जी। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की, वर्क आउट द इम्पेयरमेंट इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। ये 11 मार्क्स का है, तो यकीनन इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन ज्यादा होगी जो 11 मार्क्स का है। स्टाइल टेक्सटाइल्स on March 1, 2007, Style Textiles imported an automatic plant for rupees 27 million. The commissioning of the plant was completed in December 2007 at a cost of 3 million. The commercial production commenced on January 1, 2008. And at that time, the economic life of plant was estimated at 8 years. यहाँ तक तो सारी information asset की purchase से related है कि 1 मार्च को आपने buy किया था, इंपोर्ट किया था, लेकिन कमीशनिंग कंप्लीट हुई थी दिसंबर में, ठीक है। तो 3 मिलियन से 30 मिलियन होगी टोटल कॉस्ट। और कमर्शियल प्रोडक्शन 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब अवेलेबल फॉर यूज हम 1 जनवरी लेंगे। और 8 इयर्स आपने लाइफ डिटरमिन की थी। ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज कैरीड आउट टू डिटरमिन द इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2009, यानी आफ्टर 2 years, the following estimates have been made. Due to lack of demand, the estimated plant utilization is reduced from 80% to 70%. This is an external indicator. यदि मार्केट डिमांड गिर रही है तो इसका मतलब है कि इस एसेट की जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है that might decline. It is estimated that due to underutilization of the plant, the life of plant will be increased by 2 years. But an overhauling of the plant would have to be carried out at the end of year 2015 at a cost of 1 million. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से 2 years जो है वो प्लांट की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओवरहॉलिंग जो प्लांट की है वो 2015 के एंड पर 1 million होगी। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर कॉस्ट है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 10%. The net annual cash flow excluding overhauling cost has been estimated as under. ये सारी कॉस्ट उसने दी हुई है 2010 से ऑनवर्ड जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होंगे। The current selling price of similar plant in the local market is rupees 15 million. The present decommissioning cost of the plant is estimated at 0.2 million. यानी आज ही अगर हम इसको इस वक्त इसको decommission करते हैं तो हमें 0.2 मिलियन की कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब चूंकि हमें इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें वही 3 चीजें चाहिए। कैरिंग अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग अमाउंट के बाद नंबर 2 हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू इन यूज, थर्ड कैलकुलेट करेंगे एनआरवी। इन दोनों में से जो हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट है, उसको हम कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू से। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से, जो डिफरेंस होगा वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं स्लाइड इसके साथ लेता हूँ। जी ओके जी। आज लेक्चर नंबर 10 24/4/20। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। that is Style Textiles. और इसमें इम्पेयरमेंट मांगा है, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा या थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। और अमाउंट जो हमें दी हुई है वो रुपीस इन मिलियन है।
तो मैं सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट करूंगा कैरिंग वैल्यू, ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ ले आएंगे रुपीस इन मिलियन, और एक कॉलम यहाँ बना लेते हैं रुपीस इन मिलियन। कैरिंग अमाउंट यहाँ आएगी, उसके बाद मैं लिखूंगा इससे नीचे वैल्यू इन यूज, और इसकी अमाउंट हम इस कॉलम में लिख लेंगे। देन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी इसी कॉलम में लिखने के बाद इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी, हायर ऑफ these अमाउंट्स, वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी, और रिकवरेबल जो है अमाउंट जो भी कैलकुलेट होगी वो मैं इस कॉलम में लाऊंगा, मेन कॉलम में। और अब इन दोनों में देखेंगे कि अगर कोई इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट लॉस या नहीं, वो तभी होगा जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी उसकी रिकवरेबल अमाउंट से। अब एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 कैरिंग वैल्यू, ठीक है, कैरिंग वैल्यू के मुताबिक देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमने एसेट खरीदा था 1 मार्च को, लेकिन जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ उसकी वही डेट लूंगा 1 जनवरी 2008, यानी 1 जनवरी 2008 को एसेट की कॉस्ट क्या थी। इस प्लांट को हमने 27 मिलियन में एक्वायर किया था, और कमीशनिंग कॉस्ट यानी इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह मिलाकर सारी 30 मिलियन कॉस्ट आ रही है, ये 30 मिलियन आ रही है, ठीक है जी। अब इसके बाद वो फर्दर लिखता है कि जी आपने इकोनॉमिक लाइफ जो है प्लांट की वो 8 इयर्स एस्टिमेट लगाई। तो अब और फिर फर्दर वो ये कह रहा है कि 2019 में जाकर ये चेंजेस आई, ये सारे। तो पहले तो 2088 की बात करते हैं ना। अब 31 दिसंबर 2008 मैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन लूंगा 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कोई रेसिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ यूजफुल लाइफ है 8 इयर्स। 30 डिवाइडेड बाय 8, 3.75, ठीक है जी, ये 26.25 आ जाएगी वैल्यू। दिस वन इज द कैरिंग वैल्यू आ गई है, लेकिन ये आई है अभी 31 दिसंबर 2008 की, मुझे चाहिए 31 दिसंबर 2009 की। अच्छा, अब इसकी जब डेप्रिसिएशन लेनी है तो जरा केयरफुली देखना है कि उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि 31 दिसंबर को क्या हो रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट द लाइफ ऑफ प्लांट विल बी इंक्रीज बाय 2 इयर्स, यानी 2 साल लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब 2 इयर्स जब लाइफ बढ़ेगी तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में फॉल कर गया। अब 26.25 जो है वो मेरी रिमेनिंग वो है कैरिंग वैल्यू, और रिमेनिंग लाइफ इस वक्त 7 इयर्स है अगर पुराने एस्टिमेट के मुताबिक देखें, लेकिन 2 इयर्स इंक्रीज हो गए तो मैं ये 9 इयर्स लूंगा। इसको 9 पे डिवाइड कीजिएगा, 26.25 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 2.92, 2.92, बिकॉज द एस्टिमेट हैज बीन चेंज्ड। इसमें से माइनस करें 26.25 में से तो ये आपके पास 23.33 की वैल्यू आ गई। दिस इज द कैरिंग वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 2009। ये पहली वर्किंग है, इस वर्किंग के अमाउंट को मैं यहाँ ले आता हूँ 23.33। अब इसमें वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करनी है, वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज के लिए अगर आप देखें क्वेश्चन में पूरी एक टेबल दी हुई है, 2010 से लेकर 2017 तक ये इतना इतना कैश फ्लो जनरेट करके देगी, और डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%। और ये मैंने कल यानी कल मीन लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जब ये आ जाएगी तो आपने पूरी, अगर डिफरेंट कैश फ्लो होगा तो पूरी टेबल बनानी। तो अब वर्किंग इन टू बनाने लगे हैं, वैल्यू इन यूज। जी इसमें पहला कॉलम हमारा आएगा ईयर, दूसरा हमारा कैश फ्लोज, ये रुपीज इन मिलियन है सारी। क्वेश्चन में आइएगा 2010 में
कैश फ्लो है हमारा 5 मिलियन। 2011 में कैश फ्लो है 4 मिलियन। 2012 कैश फ्लो 3.5 मिलियन। 2013 कैश फ्लो 3.2 मिलियन। ये सारा डाटा अपने सामने रखिएगा। 2014 कैश फ्लो 3 मिलियन। 2015 2.5 मिलियन। 2016 2.3 मिलियन एंड 2017 2 मिलियन। लेकिन इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी, वो जरा देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन में आइएगा। आप क्वेश्चन सामने रखें। एनुअल कैश फ्लो एक्सक्लूडिंग ओवरहॉलिंग कॉस्ट, इसके अंदर ओवरहॉलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो जबकि हमने पढ़ा था कि ऊपर कि जब हम 2 years लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लिखता है कि द ओवरहॉलिंग ऑफ प्लांट वुड हैव टू बी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ईयर 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। यानी 2015 में ये 2.1 मिलियन नहीं आएगी, इसको 1.5 मिलियन कर देंगे। इसकी वर्किंग में ये स्टैटिक लगा के नीचे शो करता हूँ, क्योंकि आपका ये कैश फ्लो 2.5 मिलियन है, लेकिन इसमें 1 मिलियन की आपकी ओवरऑलिंग कॉस्ट होगी, तो आपके पास जो कैश फ्लो आएगा वो 1.5 मिलियन। ठीक है, ये कैश फ्लोज आ गए। अब मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए और डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है हमें 10%। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले डिवाइड करोगे 1.10 को, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 तो 0.909 आ जाएगा। इसको दोबारा डिवाइड करोगे 1.10 से तो 0.826 आएगा। उसके बाद सिंपल आपने इक्वल दबाते जाना है, ये वैल्यू आती जाएगी, आप चेक करते जाओ। 751 683 621 564 513 एंड 0.467। अच्छा, अब जिस वक्त आगे जाएंगे नेक्स्ट में तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकलेंगे, तो केयरफुली कैलकुलेशन करनी है क्योंकि राउंडिंग में इस पर मसला नहीं आना चाहिए। तो 55 इंटू 0.909, ये मेरे पास बन रहा है 4.55 राउंडिंग में, 2 डेसिमल तक लेंगे 4.55। उसके बाद 4 इंटू 0.826 3.30, 3.5 into 0.751 into 0.751, 2.63, then 3.2 into 0.683, 2.19, 3 into 0.621, 1.86, 1.5 into 0.564, 0.85, 2.3 into 0.513, 1.18, and 2 into 0.467, 0.93। अब इस सबको प्लस कर लेते हैं। One 17.49. This is known as value in use.
अब 17.49 हमने कैलकुलेट कर ली वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। और ये लिख रहा है कि द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर प्लांट इन द लोकल मार्केट इज 15 मिलियन। The present decommissioning cost of the plant is estimated at 0.2 million. So very simple, 15 million में से 0.2 मिलियन आप लेस कर दो, क्योंकि ये कॉस्ट लगेगी और तब आप 15 में सेल करोगे, तो इट इज इक्वल टू 14.80। अब इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उस वो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी 17.49। नाउ यू कैन सी द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, और ये डिफरेंस आ रहा है 5.84, एंड दिस अमाउंट इज नोन एज इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर कैरिंग अमाउंट आपकी कम होती और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती तो आप लिख देते हैं कि नो इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज जीरो, नेगेटिव में नहीं लिखना आपने, या जीरो होगा या इम्पेयरमेंट लॉस होगा। IS 36 के मुताबिक हम क्लियरली पढ़ चुके हैं, व्हेन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट is greater than its recoverable amount. Now there is an impairment loss. सिर्फ यहाँ पर impairment loss आएगा, इसके अलावा कहीं impairment loss नहीं आ सकता। यानी अगर इसी को रिवर्स कर दूं तो impairment loss नहीं होगा। तो एग्जामिनर, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करवा सकता है थोड़ी सी, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। अब इसके बाद दोबारा क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने? एनी स्टूडेंट? जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 11 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर में, पास पेपर का क्वेश्चन है। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज टू प्लांट्स। Following information is available for the purpose of impairment testing. Number one, the remaining useful life of the both plant is expected to be 3 years. यानी remaining useful life 3 years है। Fair value and written down values of the plant as on 31st December 2012 were as follows. अब इसमें दो प्लांट है, P1 और P2, दोनों की WD भी गिवन है, दोनों की फेयर वैल्यू भी गिवन है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट भी गिवन है। तो फेयर वैल्यू लेस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू NRV। दो चीजें मेरे पास आ गई, कैरिंग अमाउंट भी गिवन है और NRV भी इजीली निकल आएगी। अब आ जाएंगे वैल्यू इन यूज, तो उसके लिए नंबर 3 में लिख रहा है expected cash flows from each plant from the next 3 years are as follows. Annual inflows, ठीक है, ये कैश इनफ्लो है। एनुअल आउटफ्लो 11 है। सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ ईयर 3, डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर ईयर 1, 2, 3 आर 0.909, 8 to 6, 751। इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Question number 4. Question number 4. And the title of question, dominant fertilizers. Fertilizers. जी, तो अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट, चुका हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चंस में जो वैल्यूज हैं वो सारी रुपीज इन मिलियन है। अब चूंकि यहाँ दो एसेट हैं,
ठीक है, तो हम इसको इस तरह बना लेते हैं P1 और P2। ऑल द अमाउंट्स आर इन रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले मुझे चाहिए कैरिंग वैल्यू, और इसमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। P1 की क्वेश्चन में देखिएगा WDV है 220 मिलियन, P2 की 160 मिलियन, यानी 220 मिलियन एंड 160 मिलियन। अब मैंने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। चूंकि NRV यहाँ आराम से निकल आएगी इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू P1 को देखिएगा। P1 में वो कह रहा है जी फेयर वैल्यू 210 है लेकिन इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट 7 है, तो 210 में से 7 लेस करें तो 203। ये आपकी NRV आ गई P1 की। इसी तरह P2 में 150 मिलियन आपकी फेयर वैल्यू है, 4 मिलियन इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है, इसको लेस कर दें तो 146 मिलियन आपकी P2 की NRV आ गई। लेकिन साथ ही मुझे चाहिए वैल्यू इन यूज, और वैल्यू इन यूज के लिए एक वर्किंग बनानी पड़ेगी उसी तरीके से, वर्किंग नंबर 1। ठीक है, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अब इन दोनों को जब इस तरह का फॉर्मेट हो हम इसे कंबाइन कर लेते हैं और यहां पर इसका लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट की बात है, अभी दूसरी वैल्यू तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन जो इनमें से हायर होगी वो मैं यहाँ रिकवरेबल अमाउंट लिख दूंगा। अब उसके बाद फिर देखूंगा इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है या नहीं, कैरिंग आफ्टर कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट। जी, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नंबर 1। अब चूंकि दो एसेट हैं एक ही टेबल पे हम दोनों कर लेंगे। ईयर्स देखें, हमें इसमें उसने कहा है कि रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स है, ईयर नंबर नहीं दिए हुए, 1 2 3 लिख देंगे। 1 2 3 दोनों एसेट्स की जो लाइफ है वो 3 इयर्स है। अब इसमें कैश फ्लोज चाहिए, पहले P1 का लूंगा कैश फ्लो, ऊपर दूंगा हेडिंग कैश फ्लोज। इसमें दो कैलकुलेट करेंगे, P1 और P2। चलो P1 की पहले डिस्कशन करते हैं। P1 में वो लिख रहा है एनुअल इनफ्लोस 105, एनुअल आउटफ्लोस 11। तो सिंपल इसको माइनस करोगे, 105 माइनस 11, ठीक है, ये दिस इज 94। यानी हर साल, एनुअल का वर्ड है हर साल का। लेकिन एक चीज याद रखें, नीचे लिखा है सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ ईयर 3, कि तीसरे साल के एंड पे सेल प्रोसीड भी हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो कैश फ्लो ऊपर हमने कैलकुलेट किया 105 माइनस 11, 105 माइनस 11 विच इज 94, ये 94 सिर्फ पहले 2 सालों में आएगा। तीसरे साल में भी 94 है, लेकिन तीसरे साल में फिर सेल प्रोसीड भी आएगी ना। और इसमें तीसरे साल में कह रहा है जी जब लाइफ खत्म होगी तो सेल प्रोसीड इसकी 8 मिलियन होगी और डिस्पोजल कॉस्ट 2 मिलियन होगी, तो यानी 6 मिलियन फर्दर कैश इनफ्लो होगा। तो यहाँ पर आप 100 लिखोगे, 94 94 और 94 प्लस 6 यानी मीन 100। सेम इसी तरह P2 को देखिएगा, 55 माइनस 5 50, सेकेंड ईयर 50, लेकिन थर्ड ईयर देखें तो 3 माइनस 1 2 और कैश फ्लो हो गया विच इज 52। ठीक है, तो ये 52 कैश फ्लो आ गया। अब इसके बाद मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेता हूं जो गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ तो वो भी गिवन है 10% प्लस ने दिया हुआ 0.909, सेकंड 0.826 एंड थर्ड 0.751। अब जैसे ही मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा, अब मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करूंगा दोनों के। ये याद रखिएगा कि डिस्काउंट फैक्टर दोनों के लिए सेम रहेगा। अब जैसे पहला 94 है, P1 को पहले कैलकुलेट करेंगे। P1 94 इंटू 0.909 85.45। ऑडियो किसकी बन है? उमर अब्बासी, अपना ऑडियो ऑफ करें, थैंक यू। अब 94 इंटू 0.909
85.45, 85.45, फिर 94 into 0.826 which is 77.64, और third 100 into 0.751 which is 75.10. अब इसको ऐड कर लेंगे, and that is 238.19. इसी तरह P2 की कैलकुलेशन करते हैं। अब P2 में डिस्काउंट फैक्टर वही रहेगा और मल्टीप्लाई करोगे आप उसके कैश फ्लो से 50 into 0.909 which is 45.45. B कैलकुलेट करें 50 into 0.826 41.3, और थर्ड 52 into 0.751 which is 39.05. अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 45.45 plus 41.3 plus 39.05 which is equal to 125.8. अब देखें जैसे ही वैल्यू इन यूज निकली, अब वैल्यू यहां पुट करें 238.19, ये P1 की आ गई। P2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह बॉक्स बना के, और ये कैलकुलेटेड है 125.80। और हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, द हायर ऑफ दीज टू वैल्यूज। अब इसमें हायर है 238.19 और इसमें हायर है आपका 146, यानी P1 की वैल्यू इन यूज हायर है, जबकि P2 की आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हायर है। आप देखिएगा, इफ द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट, इन दिस केस नॉट। इस केस में कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट लॉस। यहां पर 0 लिखूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर P2 की बात करें तो P2 की कैरिंग अमाउंट है 160, रिकवरेबल अमाउंट है 146। अब यहां पर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, और यहां डिफरेंस जो आ रहा है 14 का, यस इट इज एन इम्पेयरमेंट लॉस। यानी एक एसेट इम्पेयर हो रहा है और एक एसेट इम्पेयर नहीं हो रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, ये कैश फ्लोस एक दफा बता दें, P1 एंड P1 और P2 का कैश फ्लोस। ठीक है जी, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि ये मैं यहाँ डाटा थोड़ा सा उसका लाऊंगा। कैश इनफ्लोस जो है, यही वर्ड है कैश इनफ्लोस, और ये हमें दिए हुए हैं P1 के। मैं किसी एक का लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कैश इनफ्लोस है 105। ठीक है, यानी ये एनुअल का वर्ड है, ये पूरे साल के आपके कैश इनफ्लोस है, ये हर साल के। और कैश आउटफ्लो उसमें गिवन है आई थिंक 11, यस 11। ठीक है, ये भी एनुअल है, लेकिन इसके साथ फर्दर लिखते हैं सेल्स प्रोसीड्स एट ईयर 3, यानी ईयर 3 के एंड पर जो सेल प्रोसीड्स है वो मेरी 8 मिलियन है। ये भी ऑब्वियसली सिर्फ ईयर 3 की है तो एनुअली हुई। और फिर डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो आपको ईयर 3 की गिवन है 2 मिलियन। अब देखिएगा, देखिए ये कैश फ्लो जो है तीनों सालों का है, ईयर 1 का भी, ईयर 2 का भी, ईयर 3 का भी। अब देखें, अगर मैं ईयर 1 की कैलकुलेशन करूं, यहां पे आपने ईयर 1 की कैलकुलेशन कैसे होगी, आपका इनफ्लो है 105, आउटफ्लो है 11, तो नेट कैश फ्लो कितना है
94 और यही 94 मैंने ईयर 1 में लिखा। ईयर 2 में भी देखें तो सेम है, 105 इनफ्लो है और 11 आउटफ्लो है विच इज इक्वल टू 94। ये भी अमाउंट यहाँ आ गई। इसी तरह ईयर 3 में देखते हैं तो ईयर 3 में 105 ये कैश फ्लो आएगा, हमारी आउटफ्लो भी होगा, लेकिन साल के एंड पर हम एसेट को जब बेचेंगे तो 8 रुपीज का कैश इनफ्लो होगा और -2 उस पर कॉस्ट होगी 2 मिलियन की। अब इस सारी कैलकुलेशन को देखें तो ये आपके पास 100 मिलियन आ जाता है। ठीक है, तो ये 100 मिलियन यहाँ आ गया। सिर्फ आखिरी साल में कैश फ्लो यहाँ चेंज होगा, उसकी रीजन ये है कि आखिरी साल में आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं। जब कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो यकीनन उसके अगेंस्ट भी हमारी कैश इनफ्लो आ रही होती है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि अगला क्वेश्चन जरा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का, और रिक्वायर कर रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज relating to patents for the year ended 31st December 2013 in accordance with the IFRS International Financial Reporting Standard के थ्रू आपने इसकी एंट्रीज पास करनी है। सो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। Zen Pharma Limited ZPL owns patents of branded products A and B. ZPL uses cost model to account for its intangible assets. It is a policy of the company to amortize the cost on the basis of total estimated revenue earned over the life of the patents. यानी intangible asset में जो basically amortization method उसने इस question में दिया है वो ये दिया है कि इसकी future economic जो benefit generate करेगा, यानी जितना revenue generate करेगा एस्टिमेटेड, उसकी बेस पे अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो आपने टेंजिबल में पढ़ा हुआ है यूजेज मेथड, ये सेम उसी तरह का है। यानी जिस साल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, आप ज्यादा रिकॉर्ड करोगे अमोर्टाइजेशन, और अगर आप ये देखते हो कि जिस साल में कम रेवेन्यू जनरेट होगा, एक्सपेक्टेड कम है, उस साल में कम आप जनरेट करोगे, अमोर्टाइजेशन रिकॉग्नाइज करोगे। ओके, अब डाटा देखते हैं। दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और बी। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द पेटेंट्स, पहला पेटेंट आपने बाय किया 1 जनवरी 2011 को, और बी जो है वो बाय किया हुआ है 1 जुलाई 1998 को, और पेटेंट लाइफ ए की 15 इयर्स है, बी की 18 इयर्स। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट भी हमें गिवन है। अब नीचे वो डाटा दे रहा है सेल्स अप टू 31 दिसंबर 2012, यानी इतनी सेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 ये इस साल की सेल है, और फर्दर एस्टिमेटेड सेल जो है वो हमें आगे दी हुई है कि आने वाले सालों में कितना होगी। नीचे रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द पेटेंट, पेटेंट साइट एट 31 दिसंबर 2013, ये हमें दे दी हुई है रिकवरेबल अमाउंट भी। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, उनमें से जो हायर होती है, ये भी पढ़ चुके हो, वैल्यू इन यूज और एनआरवी। ना मुझे एनआरवी निकालनी है यहाँ पर, और ना ही वैल्यू इन यूज निकालनी है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, और वैसे भी उसका डाटा नहीं गिवन। लेकिन एक पॉइंट इसमें देखेगा, ये आखिरी एरर वाला। However, in 2013, the management identified that up to the year ended 31st December 2012, the cost of patent had erroneously been amortized on the basis of estimated useful life. यानी अब एरर क्या हुई कि हमारी पॉलिसी ये थी कि हमने amortization रिकॉर्ड करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू अर्न, लेकिन मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि हमने गलती से यूजफुल लाइफ को यूज करके अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दी है। इसका मतलब है कि पिछले सालों में या तो अमोर्टाइजेशन ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है या अमोर्टाइजेशन कम रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कि ये हमारे बेसिकली एफर्ट 2 से ये वाला हिस्सा रिलेट करता है, लेकिन कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है।
ये छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको देख लेते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपकी अमाउंट है ये प्रायर ईयर एरर है, पिछले सालों की एरर है। अब पिछले सालों की एरर के लिए क्या मैं पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करूं? नो, बल्कि हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकालेंगे, ओवरऑल फर्क कितना आता है। अगर मैं इसको करेक्ट करता हूं तो वो जो डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में हम एडजस्ट कर देते हैं, सिंपली प्रॉफिट्स में नहीं करते। पिछले सालों, क्योंकि जितनी भी पिछले सालों के प्रॉफिट हैं वो कहाँ क्लोज हुए हैं? वो रिटेन्ड अर्निंग में। अब अगर पिछले सालों में आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ था, इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग भी ओवरस्टेट हुई है। या अगर पिछले सालों में प्रॉफिट अंडरस्टेट हुआ था, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हुआ है, तो आपने सिंपल उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देनी है। तो यकीनन पहली एंट्री जो आपने बनानी है वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन। दूसरी फिर आपने इस साल की अमोर्टाइजेशन की एंट्री पास करनी है। और तीसरे नंबर पे फिर आपने देखना है कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं हो रही। अगर इम्पेयरमेंट हो रही है तो फिर आप उसकी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये एंट्रीज 3 है लेकिन 14 मार्क्स हैं, तो इससे खुद अंदाजा लगाओ कि इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। जब मैं ये स्क्रीन पे रखता हूँ तो अगर आपके पास क्वेश्चन आप सामने नहीं रख सकते तो कम से कम पिक्चर ले लिया करें, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू, क्योंकि मैं तो इसको मूव करके देख लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास हो सकता है कि आप ना देख सकते हो, तो इसलिए कन्वीनियंट जो हो वो काम करें, जो अपने अपने लिए आप आसानी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा डाटा हमने माइंड में रखना है और अब मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, और शेयर कर लेते हैं, उसको न्यू में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ज़ैन फार्मा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5, ज़ैन फार्मा लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और ईयर है आपका 31 दिसंबर 2013। फाइन, तो मैं यहां लिखूंगा जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। और क्वेश्चन में देखें अमाउंट इन, चूंकि मिलियन में है तो मैं ये वो डेबिट और क्रेडिट के लिए बना देता हूँ रुपीज इन मिलियन और रुपीज इन मिलियन। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी है कि प्रायर ईयर में एरर क्या हुई थी, पिछले सालों की जो अमोर्टाइजेशन है वो ओवरस्टेट हुई थी या अंडरस्टेट हुई। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जरा ये स्केच माइंड में रखिएगा। देखिएगा आपका ये 2013 ईयर है, इसका यकीनी बात है इसमें एक ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा रिटेन्ड अर्निंग का, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। अब इससे पिछले सालों में 2012 वगैरह वगैरह, इससे पिछले 2011, 10, 9 वगैरह वगैरह, इन ईयर्स में एक एरर होती है। इस एरर की वजह से